तो पीछे का बोर्ड देख के आपको समझ तो आ ही गई होगी कि आज हम करने वाले हैं नया वाला चैप्टर। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर हम 14 कर रहे हैं, जो कि वही प्रकाश संश्लेषण के साथ ही एडेड है। और जैसे कि मैंने कहा था, थोड़ा सा टफ भी लगता है बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ आपको लर्न कराने की, कुछ ट्रिक्स से, कुछ कहानियों से। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, पादपों में श्वसन, क्लास 11th। देखो बच्चे कह रहे हैं मैम लाइव क्लास, मैं कोशिश कर रही हूँ लाइव क्लास लेने की, लेकिन अभी तो मुझे थोड़ा क्या शादी में जाना है, तो मैं सोचती हूँ आपकी क्लासेस मिस नहीं हो, तो मैं रिकॉर्डेड ही करूँगी अभी। और मैंने सर से बात की है, सर ने कहा है कि देखते हैं मैम, तो देखते हैं। और वो क्लास तो आपने संडे वाली देखी ही होगी, जो कि मैंने लाइव ली थी, पहली लाइव क्लास थी वो शायद क्लास 11th की। चलिए, मज़ा आया होगा आपको बहुत। और क्या है भाई, छठ वट भी हो गई होगी आपको, है ना? खाना वाना मुझे कुछ भेजा भी नहीं आपने, ठीका पीका कुछ, बड़े बदमाश बच्चे हो आप। क्या पौधे श्वसन करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद चैप्टर फ्लो में ग्लाइकोलाइसिस जो है सबसे मेन चीज, उसके बाद हमें किण्वन देखना है, ऑक्सी श्वसन जिसके अंदर हम क्रेब्स साइकिल को देखेंगे, उसके बाद श्वसन संतुलन चार्ट देखेंगे, और फिर जो है एम्फीबॉलिक पाथवे क्या है, इसका क्यों कहते हैं श्वसन को एम्फीबॉलिक पाथवे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की जो बात है वो सांस गुणांक, जिसको श्वसन गुणांक भी कहते हैं। भाई ये सांस मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, हमने तो श्वसन ही पढ़ा है, हम श्वसन ही पढ़ेंगे, क्योंकि सांस आप अदर वे में ले जाते हो, इसकी भी बात हम करेंगे अभी। ठीक है, आज जो है हम श्वसन क्या है, क्यों है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद श्वसन की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद श्वसन क्रिया का महत्व क्या है इस जीवन में, उसके बारे में देखेंगे। और श्वसन क्रियाधार क्या है, साथ में आपको एक छोटा सा टॉपिक है श्वसन के प्रकार, वो भी मैं पढ़ाई दूंगी। वैसे आपको पता है, इसलिए उस पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बात करते हैं श्वसन की। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो आपको शायद 10th में क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जब हम बोलते हैं ब्रीथिंग करना, यानी सांस लेना, है ना, सांस और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, श्वसन एक वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पादित होती है, जैविक प्रक्रिया है, लेकिन उस श्वसन को करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, और उस ऑक्सीजन को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग करना या सांस लेना। समझे आप? तो ब्रीथिंग इज अनदर कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट श्वसन। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए कि श्वसन और ब्रीथिंग को मिलाएं नहीं। ऐसा मत बोले हम ब्रीथिंग बोल रहे हैं तो उसका मतलब श्वसन ही है, श्वसन के अंदर ब्रीथिंग आती है। ठीक है, लेकिन ब्रीथिंग और श्वसन सेम नहीं है, इस बात को आप बिल्कुल आज अच्छे से ध्यान रख ले। क्या है, जब हम रेस्पिरेशन कहते हैं तो हमारा मतलब है चीजों को तोड़ के ऊर्जा निकालना। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं मैं, ऑक्सीकरण करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। जबकि जब मैं ब्रीथिंग की बात करती हूँ तो इट्स जस्ट अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि मैं अगर ब्रीथिंग बोल रही हूँ, सांस लेना बोल रही हूँ, हालांकि एनसीईआरटी ने सांस ही लिखा है, लेकिन वो इसीलिए बच्चे आधे कंफ्यूज रहते हैं। सांस लेना या ब्रीथिंग लेना सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज है, जो श्वसन में भी काम में आएगी। वो गैस ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, तो वो काम आती है श्वसन में। दूसरा, हमारा ब्लड भी प्योर करती है। तो ब्रीथिंग अलग है, श्वसन अलग है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलो, अब श्वसन की परिभाषा देख लेते हैं, और क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में देखते हैं। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। देखो, पहले भी बता चुकी हूं कि जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, जो भी आपकी बॉडी में हो रही है, उसको हम जैविक प्रक्रियाएं बोलते हैं, और बॉडी से बाहर होती है उसको हम रासायनिक प्रक्रियाएं भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, जो समस्त जीवधारियों में होती है, सब में होती है, जितने भी लिविंग थिंग है उन सबको श्वसन करना ही पड़ेगा, बिना श्वसन के काम नहीं होगा। सबके तरीके अलग अलग है। जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैविक गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो श्वसन से प्राप्त होती है। ठीक है, क्या है श्वसन का मेन महत्व, क्या है, हमें ऊर्जा मिल रही है। ये जो ऊर्जा, जो आप ये फड़ड़ करते रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, दौड़ा भागी करते रहते हो, बातें करते रहते हो, मैं यहाँ पे इतनी एनर्जी निकाल रही हूँ जो है ना, वो कहाँ से आ रही है? रेस्पिरेशन से आ रही है। ठीक है, मैंने ब्रीथिंग वर्ड यूज नहीं किया, रेस्पिरेशन, श्वसन से आ रही है। तो क्या होता है श्वसन में? श्वसन एक कौन सी प्रक्रिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है। हमने इससे पहले जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको उपचयन और अपचयन में डिफरेंस बताया था।
अपचयन मतलब कैटाबॉलिज्म, वहां पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, है ना। श्वसन में चीजें टूटती है, भाई क्या हो रहा है इनडायरेक्ट वे में, जो भी खाना आप खा रहे हो, खाद्य पदार्थ, उस खाद्य पदार्थ का टूटना और उससे ऊर्जा निकल रही है, ये श्वसन है। ठीक है, समझ में आई आपको। और क्योंकि एक जैविक प्रक्रिया है तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, जैविक प्रक्रिया कह रहे हैं। ठीक है, रासायन तो मिलेंगे ही इसमें, लेकिन बॉडी के अंदर हो रही है। तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। समझ में आई आपको बात। चलो आगे बढ़ते हैं, श्वसन की परिभाषा देखते हैं। एक तो मैं आपकी बुक वाली आपको लिखवा दे देती हूँ यहाँ पे, एक मैं आपको जो नोट्स में देने वाली हूँ उसके बारे में भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हमेशा कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन होता है, ये बात भी गलत है। क्योंकि कुछ जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं तो कुछ अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको ऑक्सीजन के अलावा सल्फर भी चाहिए। तो डिपेंड करेगा, मेनली क्या होना चाहिए, मेनली जो प्रोसेस होना चाहिए वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मेन चीज है जो श्वसन के अंदर होनी चाहिए। लेकिन ऑक्सीकरण का मतलब ये नहीं है कि वहां पे ऑक्सीजन हो। ठीक है, ऑक्सीजन हो तब भी चल जाएगा, ऑक्सीजन नहीं हो तो भी चल जाएगा। पर ये एनिमल्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एनिमल है, बैक्टीरिया है, कोई लोअर कैटेगरी का एनिमल है, आप हो, है ना, कौन है, इस पे डिपेंड करेगा। अभी प्रकार देखेंगे हम इसके, तब आपको पता चलेगा। जनरली ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपके जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे तब, उनमें होता है। और हम जनरली ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ, अब कार्बनिक पदार्थ क्या है, ये मैं आपको जैव मॉलिक्यूल से रटाती आ रही हूं कि कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज, शर्करा, मंड, वसा और प्रोटीन है। ये सब कार्बनिक पदार्थ है क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो, उसका क्या होना है, ऑक्सीकरण होना है, और फिर उससे ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज। एक और परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं, देखो दूसरी परिभाषा आप क्या लिख सकते हो, श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है लिखो मेरे प्यारे बच्चों, कलम है आपके पास, नामक चीज लिखो उससे। प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का, अब कार्बनिक पदार्थ क्या है ऊपर ब्रैकेट में लिख दिया है, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर या ऑक्सीकरण द्वारा विघटन से CO2, H2O व ऊर्जा मुक्त होती है। दो परिभाषाएं क्यों है, एक तो बुक वाली है। अब इसी में आप ये वाली लाइन जोड़ सकते हो, मनाही नहीं है कि प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विघटन होना, ये भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। दो परिभाषा इसलिए ये आपको फंसाएंगी जहां पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे आपको कई बार चारों परिभाषाएं सेम लगेंगी, लेकिन आपको डिफरेंस आना पता होना चाहिए कि ये भी परिभाषा बन सकती है, ये भी परिभाषा बन सकती है। ठीक है, आगे चले। अब श्वसन के प्रकार, इसको मैं इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ा रही क्योंकि एक डिटेल हमें आगे किण्वन में पढ़नी है। श्वसन दो प्रकार की होती है भाई उसी आधार पे, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंट, है ना, प्रेजेंट एब्सेंट। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सी श्वसन, जो जनरली हम में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखेंगे तो उसको बोलेंगे अनॉक्सी श्वसन।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको बोलेंगे एनारोबिक। वैसे ये सब ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, इसको बोलेंगे एरोबिक, है ना। ये कहानी तो भाई हमने बहुत पहले पढ़ी हुई है। अभी क्या होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, जनरली ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ, है ना, खाद्य पदार्थ बोलूं कार्बनिक पदार्थ बोलूं, खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये एक चीज है इंपॉर्टेंट। जबकि इसमें क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। देखो ऑक्सीकरण मैंने कहा सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं बच्चों? केमिस्ट्री याद आ रही है। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो भाई इनमें से कोई भी चीज होगा तो ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण हो रहा है उसमें ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, इससे मुक्त है ये मोह माया से, ठीक है। ये बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वाले ऑक्सीकरण करेगा, ठीक समझे। तो इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। तो भाई जब काम ही अधूरा है तो प्रोडक्ट तो अधूरा मिलना ही है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको जो मिलेगी, एक तो आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और फिर हमें H2O भी मिलेगा, और फिर हमें ऊर्जा भी मिलेगी, लेकिन ऊर्जा वाली खतरनाक वाली। अब देखो ऊर्जा के लिए आपकी बुक की जितनी बुक छानोगे उतने आपको डिजिट मिलेंगे। एक डिजिट कहता है 8683, एक डिजिट कहता है 673, है ना, और एक ने लिखा है किलो कैलोरी में। ये तो भाई किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी में। और एक है 287 कुछ समथिंग दे रखा है, 53 कुछ ऐसा ही, वो किलो जूल में दे रखा है। तो ये डिफरेंस मिलेंगे आपको। कुछ बुक में 686 मिलेगा, कुछ 83 ऐसे कुछ मिलेंगे। मैं 673 बोल रही हूँ, बुक के अंदर शायद एनसीईआरटी के अंदर 683 मिला है, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे कहानी में हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलती है, पानी का कोई नामो निशान नहीं है। ऊर्जा मिलती है लेकिन बहुत कम, ये मिलेगी 28 ATP, सॉरी 2 ATP मिलते हैं, लेकिन 28 किलो कैलोरी के हिसाब से कितनी कम है। मतलब कि इसके कंपैरिजन में आप देख लो तो आपको तो लग रहा होगा क्यों ही दे रहा है, ये नहीं देता तो भी चल जाता। 28 किलो कैलोरी के बहुत कम मिलती है भाई। अपूर्ण हो रहा है तो प्रोडक्ट भी अपूर्ण मिलेगा, कहाँ से पूरा लाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये कहाँ होता है, ये आपके ईस्ट में मिलेगा आपको। एग्जाम्पल सूक्ष्म जीवों में मिलेगा, जितने भी ये आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं। ये आपको बड़े हायर एनिमल्स में मिलेगा, पौधों में। और इस चैप्टर में हमें पौधों के में ही पढ़ना है, जंतुओं में। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे याद आई भाई, ये जो चैप्टर है ये प्लांट से रिलेटेड है। तो इसको कुछ चीजें जब आप एनिमल के रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो वहां डिफरेंट आएगा, है ना, थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। तो घबरा नहीं जाना, हम ये जो चैप्टर है ये पौधों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इस बात को अपने दिमाग में रखें एक बार, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और बाकी हम इसके एक पीछे क्वेश्चन भी दे रखा है, उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे चैप्टर एंड में तो और अंतर आपको बता देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, और उसमें है कि श्वसन की क्रिया निम्न घटनाएं संपन्न होती है। क्या घटनाएं संपन्न हो रही है? सबसे पहले ऑक्सीजन का अवशोषण हो रहा है, लेकिन अगर ऑक्सीजन का अवशोषण कब होगा? जब ऑक्सीश्वसन होगा, ठीक है, तब वाली बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट और जटिल भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होता है, ये बात हम कर चुके हैं। ऑक्सीकरण के लिए फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। ये 3 चीजें करनी है हमें। एक रिएक्शन लिख दे खतरनाक वाली, जो आपको बहुत टाइम से रटवाई जा रही है। क्या होता है भाई? C6H12O6, जो खाना हमने प्रकाश संश्लेषण में, देखो पहले तो हमने प्रकाश संश्लेषण करवाया, खाना बनवाया, उसी खाने से हम जो है अब ऊर्जा निकालने वाले। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं अभी बताने वाली हूँ। शायद आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया हो लेकिन आपने पूछा नहीं हो। ये क्वेश्चन है कि बच्चे कहते हैं कि मैम हम प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, उसमें ATP यूज कर रहे हैं, राइट, और फिर श्वसन करके फिर ATP बना रहे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कर ही क्यों रहे हैं? फिर डायरेक्ट ATP बना लो या तो, है ना। ये डबल क्यों? प्रकाश संश्लेषण करने में पहले तो ATP खर्च कर रहे हैं और फिर ATP बना रहे हैं,
ये डबल गेम क्यों? तो डबल गेम मेरे प्यारे बच्चों, पौधे आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको आपसे अच्छी मैथ्स आती है। प्रकाश संश्लेषण में 18 एटीपी यूज करते हो और 12 एनएडीपी यूज करते हो। यहाँ पे एटीपी बनेंगे 38 एटीपी, तो कोई फायदा है कि नहीं, है ना। इसीलिए कई बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं, मैम क्यों कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, 18 एटीपी यूज कर रहे हैं, फिर श्वसन करके एटीपी बनाएंगे। तो भाई एटीपी का फायदा हो रहा है ना, कुछ इन्वेस्ट करके आपको फायदा हो रहा है। ये शेयर बाजार वाले कुछ इन्वेस्ट करते हैं और फिर डबल मुनाफा कमाते हैं, ये मुनाफा है उनका। 38 एटीपी ले रहे हैं 18 एटीपी देके, तो नुकसान कहाँ से हो रहा है, फायदा हो रहा है ना बच्चों। थोड़ी सी खर्च करके, लालच देके ज्यादा प्राप्त करना। तो C6H12O6 क्या है हमारा, वही ग्लूकोज या कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो सकता है। उसमें हम ऑक्सीजन मिलाते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे इसके अंदर, और बनेगा क्या, 6 CO2 बनते हैं, 6 H2O बनते हैं, और खतरनाक वाली ऊर्जा जो कि कितनी होती है, 38 एटीपी। इसकी भी एक कहानी है, इसमें कहीं कहीं आपको 36 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हमें 38 ही लिखना है, ठीक है। 36 का रीजन बताऊंगी, ये राज खुलेगा बाद में। क्या क्या है ये आपको पता है, मैं लिखने की जरूरत तो नहीं है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन जल है, कौन ऊर्जा है ना। ऊर्जा मैंने आपको कहाँ, कहीं पर 683 भी लिखी हुई है, कहीं 673 भी लिखी हुई है, तो आप देख लेना, ज्यादा कुछ नहीं, अपने स्कूल के हिसाब से भाई एनसीईआरटी को देख लेना एक बार, शायद एनसीईआरटी के अंदर तो दी ही नहीं है, 683 दी है, पता नहीं, देख लेना एक बार। कई बार क्या पुरानी बुक्स होती है ना, तो उसमें अलग डिजिट दिया होता है। अभी 10th बोर्ड की बुक में और अलग डिजिट दिया हुआ है, मैं 10th अभी पढ़ा रही थी, तो ठीक है, ये होता है। अब देखो ये कहानी चलेगी, और यही कहानी को हमें लंबा करना है, मतलब प्रकाश संश्लेषण जो हम चुटकियों में एक रिएक्शन लिख देते हैं, उसको आपको पता है कितने स्टेप्स में होती है। तो श्वसन भी इतनी इजी नहीं है ना। श्वसन में भी आपको बहुत सारे क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। ये श्वसन की रिएक्शन है। बैलेंस तो है ना, ये देख लेना भाई, हमें तो रटी हुई है, तो बैलेंस हम देखते नहीं है ज्यादातर। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अवशोषण होगा, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होगा, भाई ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण ही होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी निकलेगा, और ऑक्सीडेशन के कारण ऊर्जा निकलेगी। ये 3 मेन स्टेप्स है ना, चीजें हैं। अब श्वसन क्रिया का महत्व क्या है, तो एक महत्व तो मैंने बताया, ऊर्जा मिल रही है, लेकिन उसको लिखे कैसे। श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो जीवधारियों की उपापचयी क्रिया है। अभी समझा दिया भाई मैंने मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले समझा के आई हूँ। जो लोग अभी जुड़े हैं वो पीछे जाके देख ले, वरना वो टाइप करते हैं मैम मेटाबॉलिज्म क्या होता है, थोड़ा सा आगे जाइए, रिवर्स, ठीक है, काम में आती है। जितनी भी जैविक क्रिया है सब में एनर्जी चाहिए। श्वसन क्रिया के दौरान निर्मित विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग कोशिका द्रव्य के अवयव के लिए आवश्यक है। ये जितने भी रासायनिक पदार्थ बनेंगे श्वसन क्रिया के दौरान, भले वो टूटने से, जुड़ने से, जो भी रामायण आप करेंगे, वो सब कहाँ जाएंगे, कोशिका द्रव्य में जाएंगे, उसको मिलेंगे। जल मिलेगा कोशिका द्रव्य को। बीच में अभी आप देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल में क्या क्या नहीं बनता है ना, तो वो सारा जाएगा कहाँ पे, वो कोशिका द्रव्य के अंदर जाएगा। इस क्रिया द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे जटिल भोज्य पदार्थ हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये नॉर्मल सिंपल वे में आ जाएंगे ताकि हमारी बॉडी उसको ऑब्जॉर्ब कर सके, प्लस उसका यूज कहीं और कर सके। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम हम ये प्रोटीन बाहर से क्यों खा रहे हैं जब हमारी बॉडी प्रोटीन बना रही है। भाई हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है, उसके लिए अमीनो एसिड्स चाहिए। अमीनो एसिड जो हैं वो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें बाहर से खाने होते हैं। और हमारी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए वो बाहर जो प्रोटीन मिल रहा है उससे डिफरेंट है, तो हम कच्चे माल की तरह उस प्रोटीन को खाते हैं, फिर हमारी बॉडी उस पर जुगाड़ लगा लुगू के अपने प्रकार का प्रोटीन बना लेती है। इसीलिए बाहर से सब्जियां दालें ये खानी पड़ती है ना। ये उसका आंसर है, समझ गए होंगे अब आप। वैसे मैंने वहां दे दिया था उनको आंसर। इस क्रिया में CO2 वायुमंडलीय संतुलन होता है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बाहर दे रहे हो वो वायुमंडल में जा रही है श्वसन के दौरान और वो पौधों को मिल रही है, तो एक वायुमंडल में संतुलन बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का। श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत क्रिया है, ये बात रट ले। अभी जस्ट मैंने बोली है, प्रकाश संश्लेषण में हम चीजें बनाते हैं, श्वसन में हम चीजें तोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी प्रक्रिया है, एनाबॉलिक एक्टिविटी है। श्वसन एक
कैटाबॉलिक एक्टिविटी, अभी डिफरेंस करेंगे हम इसके अंदर, जिसकी तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, इसीलिए मैंने इसको लिया है। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जरूरी है, क्योंकि आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आप है ना प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में ही घूमते रहते हो। अभी प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है तो बच्चों को ऐसे रट गया होगा, अभी श्वसन पढ़ोगे तो सब खिचड़ा पकने वाला है अंदर, है ना, तो उसको अलग अलग करके चलें। देखो श्वसन में क्या हो रहा है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, अभी जो रिएक्शन लिखी उसमें ऑक्सीजन थी, है ना, O2 लेते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण में हम क्या कह रहे हैं, O2 मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की वो ध्यान है आपको, CO2 प्लस H2O, अभी मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ भाई, C6H2O, C6H12O6 और ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन निकलती है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, और इसी का रिवर्स भी रहेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये तो बेसिक डिफरेंस है। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा CO2 मुक्त होती है, यही CO2 यहाँ पे यूज हो जाएगी। CO2 अवशोषित होती है जो कि कार्बनिक यौगिकों में संचित हो जाती है। भाई ये कार्बनिक यौगिक बना लेंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज बनाएंगे तो संचित हो जाएगी। यह क्रिया दिन रात होती है। ये बड़ा ही खतरनाक वाला जो क्वेश्चन है, ये मेरे से मतलब इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, मैं इस क्वेश्चन से बोर हो गई हूँ समझाते समझाते। बच्चे अभी भी ये कहते हैं कि मैम पौधे जो हैं दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, रात में जो है श्वसन करते हैं। किसी को बोल मत देना वरना मेरी इज्जत के कांगड़े हो जाएंगे, है ना। श्वसन दिन और रात दोनों में होता है, ये बात बिल्कुल पक्की है। हाँ, उसकी दर में फर्क होता है कि दिन के समय श्वसन की क्रिया कम होती है, रात के समय श्वसन की क्रिया ज्यादा होती है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन दिन में भी श्वसन होता है और रात में भी श्वसन होता है पौधों के अंदर, इस बात को कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है। तो भाई दोनों टाइम होता है, जबकि ये कब होगी, इसको तो लाइट चाहिए, तो ये तो सिर्फ प्रकाश में होगी, ठीक है। चलो और क्या फर्क है, इस क्रिया में प्रकाश आवश्यक नहीं है भाई, कोई इसको प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रकाश आए तो आए नहीं तो भाड़ में जाए, हमें तो श्वसन करना है, ऑक्सीजन मिलती रहे, श्वसन होता रहे, यही जीवन का एक मात्र उद्देश्य है। और यहाँ पे भाई प्रकाश चाहिए इसको, बिना सनलाइट के प्रकाश संश्लेषण तो होने से रहा। इस क्रिया के अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। जो रसायन हमारे पास है कौन, ग्लूकोज। कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये ग्लूकोज ग्लूकोज क्यों कहते हैं, उसका भी जवाब देंगे आपको, ठीक है। रासायनिक पदार्थ जो हमारे पास है ग्लूकोज, क्योंकि आपने वहां पे लिखा ग्लूकोज भी हो सकता है, वसा भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, सारे सवालों के जवाब देंगे आपके। हालांकि ये टॉपिक एंड में आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इन ग्लूकोज से एटीपी ऊर्जा, एटीपी क्या है, गतिज ऊर्जा है, तो एटीपी बना रहे हैं, तो रासायनिक ऊर्जा से बदल रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सनलाइट की ऊर्जा का यूज करते हैं, है ना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा को ग्लूकोज में बदलते हैं, रासायन बना रहे हैं, समझे इस बात को। इसके अंतर्गत काम आने वाले कच्चे O2 तथा ग्लूकोज, इसमें क्या काम में आता है, ऑक्सीजन काम में आ रही है और ग्लूकोज काम में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 काम में आ रही है कच्चे माल में, और पानी H2O। अच्छा, इस चैप्टर के नोट्स में डाल चुकी हूँ एडवांस में, तो बिल्कुल भी मुझे लगता है सबको मिल गए होंगे, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ मैंने नोट्स एडवांस में डाल दिए और चैप्टर होने के बाद बच्चे पूछ रहे मैम नोट्स ही नहीं मिले। फिर कुछ ऐप में शायद दिक्कत था, वापस से मैंने अपलोड करवाए तब मिले। तो एक बार जो बैच वाले बच्चे हैं वो देख ले, इस चैप्टर के नोट्स में ऑलरेडी, मतलब ये शुरू होने से पहले ही 2-3 दिन पहले डाल चुकी हूँ, चैप्टर शुरू होने से आज से 2-3 दिन पहले ही डाल चुकी हूँ मैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है इसमें पर्णहरित की आवश्यकता नहीं होती, कोई हमारे को चाहिए ही नहीं ज्यादा नाटक, इसमें पर्णहरित चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अच्छा, ये एक और आ गई, मैंने कहा ये क्या है, ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊर्जा निकल रही है, जो ऊर्जा निकलती है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है, एक्सोथर्मिक है और अपचयन है, अपचयन है, ये कैटाबॉलिज्म है और एक्सोथर्मिक है, जबकि ये एंडोथर्मिक है ना। इसमें टेम्परेचर इनको चाहिए, अवशोषण करती है ऊष्मा का, प्रकाश लाइट से ले रही है ना एनर्जी। चलो
इसमें शुष्क बार में कमी होती है भाई ग्लूकोज। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, अपनी बॉडी से सोचो। जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हो तो आपका वेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की जो कार्बोहाइड्रेट है वो, आप रेस्पिरेशन करते हो, जब दौड़ते हो चलते हो तो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पाचन होता है, तो आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा। बस, तो यही हो रहा है, पौधों में भी यही हो रहा है। जब जब श्वसन होगा तो उसके भार में कमी आ जाएगी। और शुष्क भार क्या होता है ये मैं इससे पहले वाले चैप्टर में समझा चुकी हूँ, और जिन्होंने वो खनिज लवण वाला चैप्टर पढ़ा है ऐप पर, उनको भी ये पता होना चाहिए ड्राई वेट क्या होता है। ठीक है, ड्राई वेट क्या होता है? पौधे, बिना पानी का पौधा अगर आप बिल्कुल सुखा दो पौधे को, और उसका जो वेट होता है उसको कहते हैं ड्राई वेट। ये शॉर्ट में था। ठीक है, इनमें क्या होती है? शुष्क भार में वृद्धि होती है। यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, खाद्य पदार्थ बन रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में, तो वेट बढ़ेगा, शुष्क भार बढ़ जाता है। थोड़ा सा दिमाग। ठीक है, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ये तो बहुत घिसी पिटी सी कहानी हो गई, बार बार ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या हो रहा है भाई? भोजन का निर्माण होता है, ग्लूकोज बन रहा है। इसमें 38 एटीपी बनते हैं, ये लो सुनो, और यहाँ पे 18 एटीपी काम आते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी निकाल रहे हैं, और इधर बनाने में सिर्फ 18 लगाए हैं, तो फायदे में हो आप और पौधे दोनों। ठीक है, इसलिए ये मत समझना प्रकाश संश्लेषण किया ही क्यों जब वापस ग्लूकोज तोड़ना था। इसीलिए हमसे ज्यादा अच्छी मैथ्स आती है इनको, है ना। तो एक ग्लूकोज बनाने में आपने लगाए 18 थे, लेकिन मिले कितने हैं? 38। तो फायदा का सौदा है ना। लाभ आने वाले सवाल किए हैं कि नहीं? श्वसन क्रिया दर क्या होते हैं? देखो, हम जो कह रहे हैं श्वसन क्रिया दर की बात हम करते हैं, तो श्वसन क्रिया दर जो है वो क्या होता है पहले तो ये सुनो। श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में काम आने वाले कच्चे माल के रूप में कार्बनिक पदार्थ श्वसन क्रियाधर कहलाते हैं। क्रियाधर पता है, इससे पहले जैव अणु वाला चैप्टर पढ़े हैं हम। क्रियाधर मतलब सबस्ट्रेट, है ना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पढ़ा है ना सबस्ट्रेट। भाई कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो अभिकारक होते हैं उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे अभिकारक कौन होंगे? ग्लूकोज, क्योंकि मेनली कार्बनिक पदार्थों का ही हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी है अलग की, लेकिन मेन जो है जो कार्बनिक पदार्थ है, जो कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल, कोई रिएक्शन के लिए हम जो अभिकारक यूज करते हैं वो हमारे कच्चे माल होते हैं। ठीक है, उससे हम पकाते हैं, मतलब जो हमें चाहिए होता है, क्रियादर कहलाते हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ बोला मने के कुछ भी। ये ग्लूकोज हो सकता है, जो कि हम पढ़ते ही रहेंगे ग्लूकोज को। ग्लूकोज के अलावा भी और भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सुक्रोज है ना। कार्बोहाइड्रेट लिख दूं ब्रैकेट में, कोई वांदा तो नहीं होगा? कोई हम महाराष्ट्र से है क्या? वांदार वर्ड उसको समझ में आएगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट उसमें सब आ गए। लेकिन पता है एक स्पेशल बात, कि चाहे कोई भी कार्बोहाइड्रेट लो, ये हम आगे पढ़ेंगे, कोई भी कार्बोहाइड्रेट लो, आपको अल्टीमेटली उसको ग्लूकोज बना के ही श्वसन में डालना पड़ेगा। ये बंदिशें हैं, इसीलिए हम हर रिएक्शन में ग्लूकोज लिखते हैं, है ना। कई बच्चे बोलते हैं जब कार्बोहाइड्रेट बोलते हो तो हर चीज में क्या ग्लूकोज घुसा देते हो आप? इसीलिए कि कोई भी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट हो, अल्टीमेटली उसको ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तब जाके ही आपको एनर्जी मिलेगी। आपको इन द सेंस प्लांट को और आपको भी, है ना, क्योंकि मैं पहले ही ये बात कर चुकी हूँ। मैं ये आपको बोलती हूँ, इससे थोड़ा इमोशनल मत हो जाना, ये चैप्टर प्लांट्स के बारे में है। तो जनरली कुछ चीजें एनिमल्स और प्लांट में डिफरेंशिएट होती है, हालांकि श्वसन तो सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी। दूसरा, हम वसा भी ले सकते हैं, प्रोटीन भी ले सकते हैं। खास बात कि ये कुछ भी लो, क्रियादर आप कुछ भी लो, आपको अल्टीमेटली उसको इस ग्लूकोज के लेवल पे लेके आना पड़ेगा।
वो कैसे लेके आएंगे ये हम टॉपिक पढ़ेंगे एक लास्ट में, उसमें मैं आपको समझाऊंगी। जब एम्फीबॉलिक वाला पोर्शन पढ़ेंगे हम तब मैं आपको ये समझाऊंगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो श्वसन की कहानी क्या है, श्वसन क्यों है, श्वसन कहाँ से आया है, ये समझ में आ गई होगी आपको। तो इसके साथ आज का लेक्चर जो है मैं खत्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मस्त वाली रिएक्शंस के साथ, क्योंकि ये 2 चैप्टर केमिस्ट्री से ही रिलेटेड रहेंगे, तो करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप को। तब तक के लिए